मुंबई सेंट्रल पर ट्रेन रुकी तो मोहन शास्त्री अपनी पत्नी सविता के साथ ट्रेन से उतरकर खड़े हो गए। स्टेशन पर एक दूसरी ही दुनिया लग रही थी। लगा कहाँ भागे जा रहे हैं सब, अपने अपने घर या अपने अपने घर से दूर। सभी को जल्दी थी। अचानक दोनों की नज़र अपने बेटे राजीव और बहू नेहा पर पड़ी। दोनों ने उनके पैर छुए तो सविता ने बहू नेहा को प्यार से अपने गले ही लगा लिया। सविता अपनी बहू नेहा से नया स्नेह भरा रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत उत्साहित थी। पिछले महीने ही शामली में शादी के एक हफ्ते बाद ही राजीव नेहा के साथ मुंबई वापस आ गया था। रिश्तेदारों की भीड़ और नए पुराने रीति रिवाजों में सविता का अपनी बहू नेहा से एक हफ्ते में केवल एक औपचारिक रिश्ता ही बन पाया था। फोन पर भी ज्यादा बात राजीव ही करता था। स्टेशन से थाने तक लगभग 1 घंटे की ड्राइव में नेहा बिल्कुल चुप थी। मोहन जी और राजीव तो वैसे ही आपस में कम बोलते थे। बस सविता ही सबसे कुछ न कुछ बात करती रहती थी। उनके दोनों बच्चे राजीव और उससे बड़ी प्रिया जब स्कूल जाते थे तो उनकी बातें सुने बिना सविता को चैन नहीं आता था। सविता कार से बाहर देख रही थी। तेज रफ्तार गाड़ियां जिस फर्राटे से भाग रही थीं, सविता को किसी दौड़ प्रतियोगिता का एहसास होने लगा था। और अब वो खुद भी तो उस दौड़ का हिस्सा थे। घर पहुंचकर मोहन जी और सविता नहा धोकर खाना खाकर आराम करने लगे। राजीव नेहा के नए घर में लेटते ही सविता को अपना शामली वाला घर याद आ गया, जहां उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। मोहन जी के रिटायर होने पर राजीव की शादी के बाद वो अपना घर बेचकर यहाँ आ गए थे। उनकी बेटी प्रिया दिल्ली में थी। अब दोनों जीवन संध्या की ये बेला अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी बिताना चाहते थे। नेहा का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। सविता ने नेहा से कहा, बेटा घर के कामों की चिंता मत किया करो, काफ़ी काम तो मेड ही कर जाती है, बाकी मैं कर ही लूँगी, पूरा दिन खाली ही तो रहती हूँ। लेकिन नेहा उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती थी। सब काम वो खुद करना पसंद करती थी। अपनी गृहस्थी में उसे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी और सास की तो बिल्कुल भी नहीं। सविता को घर के कामों से अलग थलग रखने में नेहा का सविता के प्रति सेवा भाव होता तो बात और थी, पर नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सविता किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। सामने तो वो इतना ही कहती, नहीं मम्मी जी, कोई काम होगा तो मैं बता दूंगी, आप लोग बस आराम कीजिए। वो दोनों उसके लिए केवल मेहमान थे और एक सीमा के बाद अनचाहे भी। ये नेहा के व्यवहार में साफ झलक रहा था। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ उसके कोई और रिश्तेदार थे। नेहा के माता पिता भी नेहा की शादी करने के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए थे। नेहा के बिना कहे भी उसके रूखे व्यवहार से साफ था कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना बहुत मुश्किल है। कितनी चाव से वे अपना सब कुछ समेटकर यहाँ आए थे। रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाना तो दूर, यहाँ वो अपनी पहचान ही खो बैठे थे। बेटे बहू की बिजी जिंदगी में उनका कौन सा स्थान है, वे समझ ही नहीं पा रहे थे। बहू के व्यवहार में अपनेपन का एहसास दूर दूर तक नहीं था। वातावरण की औपचारिकता अब तो उन्हें दमघुटू लगने लगी थी। वैसे तो नेहा के व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वे आलोचना कर सकें, पर जिस अपनेपन की उन्हें आशा थी उसे पूरी तरह से नेहा ने नकार दिया था। नेहा उस घर की एक छत्र मालकिन थी। ऐसे हालात में 1-2 महीने ही वहां रहा जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सविता सोचती, कैसी विडंबना है। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बहुत बड़ी थी। अपने बेटे से कैसे कहे कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे अलग थलग करने का एक मॉडर्न और संभ्रांत तरीका खोज निकाला है। तुम्हारे घर में उसे हमारी उपस्थिति बिल्कुल भी सहन नहीं है। क्या सचमुच राजीव नेहा के इस बनावटी स्नेह के व्यवहार में छुपी मानसिकता को समझ नहीं पाता? उस दिन राजीव थोड़ा जल्दी घर आ गया था, पर नेहा अभी भी ऑफिस में ही थी। ऐसे मौके कम ही होते थे। सविता ने राजीव से कहा, बेटा हम सोच रहे हैं थोड़े दिन प्रिया बेटी के यहाँ हो आएं। सविता को लगा था कि राजीव उनसे रुकने के लिए कहेगा, पर राजीव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि घर में सब कुछ असहज था और इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आ जाए, उनका यहाँ से जाना ही ठीक था।
वो सोच रहा था, जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है, फिर इन दोनों का मन भी तो यहाँ नहीं लग रहा है। उनसे रुकने के लिए न कह पाने की मजबूरी का अपराध बोध था उसे, पर वो इतना ही बोला, हाँ ठीक है, चले जाइए, फिर तो वापस यहाँ आना ही है। ये सुनकर मोहन जी और सविता भारी मन से चुप रह गए। बिना कहे भी बहुत सी बातें समझ आ ही जाती हैं, खासकर अपनों के बीच। अगले दिन सुबह राजीव ही उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। नेहा ऑफिस चली गई थी। राजीव ने माँ के हाथ में कुछ रुपये जबरदस्ती रख दिए। माँ की आंखों में आंसू देखकर न जाने कहां से उसकी आंखों में भी आंसू पलकों पर ही ठहर गए। पैर छूने को झुका तो मोहन जी ने उसे गले लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए। अगले दिन मोहन जी और सविता अपनी बेटी प्रिया और दामाद विनय के घर में थे। प्रिया की जुड़वा बच्चियों सौरभी और सुरभि के साथ पूरा घर अस्त व्यस्त था। प्रिया की नौकरी की व्यस्तता और जुड़वा बच्चे, आया बच्चों को संभालने में लगी रहती थी। घर की साफ सफाई का किसी को ध्यान नहीं था। आते ही सविता ने बेटी की बिखरी गृहस्थी संभाल ली। सविता के संभालते ही घर का कायापलट हो गया। ये देखकर प्रिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब सब काम समय पर होने लगे। आया भी ज्यादा ध्यान से काम करने लगी। छोटे बच्चों की देखभाल नाना नानी की स्नेह छाया में हो रही थी। इस बात से विनय और प्रिया दोनों बहुत खुश थे। विनय ने सोचा, अगर ये दोनों यहीं रह रहे हैं तो फिर आया की क्या जरूरत है। उसने अपने मन की बात सविता के सामने रख दी तो सविता ने भी सोचा, विनय ठीक ही कह रहा है कि जो देखभाल घर के लोग करते हैं वो नौकर कहाँ कर सकते हैं। जबकि मोहन जी का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों और घर को संभालना सविता के लिए बहुत मुश्किल है, पर वे चुप ही रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम मोहन जी और सविता के कंधों पर ही आ पड़े। शुरू शुरू में तो मुंबई के खालीपन के बाद इस तरह बिजी रहना उन्हें अच्छा लगा, लेकिन फिर बोझ लगने लगा। आया को हटाने के बाद सविता अकेली आखिर कितना कर सकती थी। दिन रात दोनों बच्चियों की देखभाल और ऊपर से घर का काम, इस सब ने जैसे सविता की कमर ही तोड़कर रख दी थी। पर उसने खुद आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी ली थी, तो अब किसी से कहती भी तो क्या। प्रिया और विनय आराम से अपनी जिंदगी मजे से बिताने लगे। हर शाम सविता या तो उन दोनों के दोस्तों की आवभगत में लगी रहती या वे दोनों बच्चों से बेखबर बाहर घूमते फिरते रहते। प्रिया बिल्कुल भूल गई थी कि उसकी माँ सालों से गठिया की मरीज है और पिता ब्लड प्रेशर के, और इस उम्र में इतना ज्यादा काम और जिम्मेदारियां उनके बस की बात नहीं है। किसी ने नहीं सोचा कि सिर्फ रहने खाने की सुविधा ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी दोनों की कुछ जरूरतें या आशाएं हो सकती हैं। मोहन जी को शामली का अपना घर बहुत याद आता था। सुबह उठकर सविता के साथ गर्मा गर्म चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ना और कई खबरों पर बातें करना, जो उनके रिटायर्ड जीवन का एक हिस्सा हो गया था। पर वो सब अब असंभव था। अब तो सविता बच्चियों और घर के कामों में और मोहन जी बाहर के कामों में इतना ज्यादा बिजी रहते कि दोनों एक दूसरे से दो पल सुकून से बात तक नहीं कर पाते थे। कैसे फंस गए थे वे और सविता यहाँ। ये एक दूसरी ही जेल थी जहाँ उन्हें लगता कि उनसे बेगारी करवाई जा रही है। अपनी ऐसी सोच पर मोहन जी को शर्म भी आती। छी, कितने स्वार्थी हो गए हैं वो इस उम्र में। पर चाहकर भी मोहन जी ऐसे जीवन में खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। रात को सविता बेहद थककर जब बेड पर लेटती तो सोचती कि माँ की कोख से जन्म लेने वाले उसके खून के अंश ही सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का स्वांग करे, तो ऐसे रिश्तों का कोई क्या करे। दिन रात जाने अनजाने कितने ही किरचे उनके हृदय को छलनी करती रहती। दोनों कुछ ही महीनों में अपना वजूद ही भुला बैठे थे। फिर अपने मन को समझाती कि अपने बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट हो भी गया तो क्या, इससे बच्चों के घर में सुख शांति तो है। सविता की हालत देखकर एक दिन मोहन जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी बेटी से कह ही दिया, बेटा अब तुम्हारी मम्मी से इतना काम नहीं होता, रोज रात को दर्द के कारण सो भी नहीं पाती वो। ये सुनते ही प्रिया तुनक कर बोली, मम्मी ने खुद ही तो काम करना शुरू किया था, मैंने तो नहीं कहा था उन्हें, मेरा घर जैसा था ठीक था।
ये सुनकर मोहन जी सन्न रह गए। ठीक ही तो कह रही है प्रिया, घर तो प्रिया का ही था, वो दोनों तो यहाँ सिर्फ मेहमान ही थे। प्रिया ने विनय से आया को वापस बुलाने की बात की तो विनय का मूड खराब हो गया। खैर, आया आई तो सविता ने चैन की सांस ली, लेकिन इस सब से विनय का व्यवहार बहुत बदल गया। विनय का व्यवहार अब उन दोनों के प्रति बेहद ही रूखा हो गया था, जिसे महसूस कर मोहन जी और सविता का मन एकदम उचट गया। अचानक एक दिन मोहन जी ने प्रिया से कहा, बेटा कुछ ज़रूरी काम है, मैं और तुम्हारी माँ हम दोनों कल सहारनपुर जा रहे हैं। ये सुनकर सविता हैरान हुई, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं पूछा। प्रिया ने सपाट स्वर में कहा, ठीक है। सविता किचन में काम करते हुए सोच रही थी कि नेहा के रूखे स्वभाव और उपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए राजीव अकेला आखिर कब तक अपने माता पिता से रिश्ता निभा पाएगा, और इधर बेटी दामाद से भी कोई उम्मीद करना बेकार था। रात को सोते समय सविता ने पूछा, ये सहारनपुर का क्या चक्कर है? सविता, याद है मेरी पहली नौकरी की शुरुआत वहीं से हुई थी और हमारा पहला घर भी वहीं था, इसीलिए सहारनपुर कह दिया। मतलब आपने झूठ बोला कि वहां कोई जरूरी काम है? सविता की आंखों का गीलापन उसके गालों पर महसूस करते हुए मोहन जी ने प्यार से उनके आंसू पोंछे, फिर बोले, सविता बहुत बड़ा काम है, वहां पर हमें अपने लिए मकान ढूंढना है ना। ये सुनकर सविता सोचने लगी कि सच ही तो है, जीवन का एक बहुत बड़ा सच, जिसे वे इस उम्र में भी नकार नहीं पाए थे। हाँ, कितना बड़ा काम है, एक अपने घर की तलाश। पर इस बार वे अपना घर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। रात के अंधेरे में भी वो दोनों एक दूसरे के चेहरे और मन के भावों को पढ़ पा रहे थे।